और दोस्तों, क्या हालचाल। गोल्ड ने तो फुल तूफानी एंट्री मार दी है मार्केट में। लगातार 6 महीने से कंटिन्यू ऊपर जा रहा है। अगर जून की एंडिंग में भी पॉजिटिव में बंद हो गया गोल्ड, तो फिर तो 23 साल का रिकॉर्ड टूट जाएगा। 23 साल पहले 2002 में ऐसा ही हुआ था, जब 6 महीने की कंटिन्यूस रैली आई थी। अब सवाल ये है, क्या ये हमारा सही टाइम है गोल्ड में एंट्री लेने का? क्या अभी लेना सही होगा या लेट हो गए? और अगर लेना है तो क्या सोने का बिस्किट उठाए या स्टॉक उठाए? मैं हूं तुम्हारा शेयर बाज़ार वाला दोस्त। आज बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे कि क्या गोल्ड में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं। देखो भाई, गोल्ड के भागने के ना 4 से 5 बिल्कुल सॉलिड रीज़न है। अभी बताता हूँ फटाफट। तो रीज़न नंबर 1 है डॉलर का स्टीप डिक्लाइन। जो यूएस डॉलर गिर रहा है उसके टैरिफ के वजह से, ट्रम्प बाबू के वजह से और वॉर्स के वजह से, ये स्टीप डिक्लाइन की वजह से गोल्ड का वैल्यू कंटिन्यूस बढ़ता ही जा रहा है। क्योंकि जो इन्वेस्टर्स है डॉलर के, वो अपना कॉन्फिडेंस लूज़ करते जा रहे हैं डॉलर में। उनका कॉन्फिडेंस कंटिन्यूस गिर रहा है। सो बेसिकली डॉलर का गिरना इज़ इक्वल टू गोल्ड का बढ़ना। देखो, दूसरा रीज़न क्या है ना कि ट्रम्प के टैरिफ आने के बाद से यूएसए के ऊपर से लोगों का भरोसा हट रहा है। ठीक है, सबको पता है कि टैरिफ अगर ट्रम्प लगाएंगे तो बेसिकली उसका कॉस्ट जो है वो अमेरिका को और अमेरिका के लोगों को ही पे करना है, जिसके वजह से अमेरिका जो ऑलरेडी लोन में बहुत ज़्यादा डूबा हुआ है, उसके ऊपर और लोन आएगा और वो पेमेंट नहीं कर पाएगा। तो जो अमेरिका के ऊपर ट्रस्ट है वो कहीं ना कहीं हट रहा है और लोग अपना पैसा वहाँ से निकाल कर गोल्ड में लगा रहे हैं, जिसे सेफ़ हेवेंस भी कहा जाता है। क्योंकि गोल्ड हमारे आने के पहले भी था और हमारे जाने के बाद भी हमेशा रहेगा। इट्स गॉड्स ओन मनी। तो जल्द से जल्द तीसरा रीज़न भी समझ लेते हैं, वो है रिसेशंस। पहले के रीज़न से बिल्कुल लिंक है। तीसरा रीज़न हमारा रिसेशन। ठीक है, क्योंकि सेल्स ट्रेड में इतना ज़्यादा अनसर्टिनिटी बन गया है, मार्केट इतना ज़्यादा अनसर्टन हो चुका है, ठीक है, कि रिसेशंस के खतरे अब बहुत ज़्यादा पास आने लगे हैं। लोग स्टॉक मार्केट से अपना पैसा निकालते जा रहे हैं और गोल्ड में इन्वेस्ट करते जा रहे हैं। ठीक है, स्टॉक मार्केट से लोग पैसा निकालते जा रहे हैं, ठीक है, और गोल्ड में इन्वेस्ट करते जा रहे हैं, जिसके वजह से गोल्ड का जो प्राइस है वो कंटिन्यूस बढ़ता चला जा रहा है और जो मार्केट है वो डाउन होता जा रहा है। वैसे आपको ये रिलेशन तो पता ही होगा, स्टॉक मार्केट इज़ ऑलवेज इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट टू गोल्ड। इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। जितना स्टॉक मार्केट भागेगा उतना गोल्ड गिरेगा, और इसी का उल्टा, जितना स्टॉक मार्केट गिरेगा उतना ज़्यादा गोल्ड बढ़ेगा। एंड ऑफ कोर्स फोर्थ रीज़न है इज़राइल ईरान का वॉर। ये जो बाकी के पहले के जो रीज़न्स थे उसके ऊपर में ये बेसिकली आग में घी डालने का काम कर रहा है। इज़राइल ईरान के जितने वॉर होते जाएंगे उतने ऑयल्स के रेट बढ़ते जाएंगे। ठीक है, क्रूड ऑयल उतना ऊपर ऊपर जाता जाएगा और साथ ही साथ गोल्ड भी उतना ही ऊपर ऊपर जाता चला जाए, क्योंकि अनसर्टन माहौल क्रिएट हो रहा है। देखो, फिफ्थ रीज़न ऐसा है कि जो यूएस डॉलर है वो बहुत टाइम से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग करेंसी बन के उभरा है, बट अब उसका एक डिक्लाइन आता जा रहा है। ठीक है, जो कि हर करेंसी के साथ होता है जो एक टाइम में बहुत पावरफुल थी। उस वजह से जो ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स है वो अपनी डिपेंडेंसी डॉलर के ऊपर कम करते जा रहे हैं और गोल्ड के ऊपर बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि डॉलर एक डिक्लाइनिंग फेज पे है। देखो, अब जो करंट की सिचुएशन है ना वो बेसिकली ऐसी हो गई है कि सारे सेंट्रल बैंक्स, अगर हम इंडिया का ही एग्जांपल ले लें तो इंडिया ने भी कितना ज़्यादा टन ऑफ गोल्ड एक्यूमुलेट करके रखा है। अभी रिसेंट में बहुत गोल्ड बाय किया है। चाइना ने भी गोल्ड बाय किया है। ठीक है, इंडिया ने भी गोल्ड बाय किया है, साथ ही साथ में रशिया ने भी गोल्ड बाय किया है। बेसिकली जो ब्रिक्स कंट्रीज़ है वो गोल्ड बाय करती जा रही है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्रिक्स कंट्री, अदर कंट्रीज़ भी फटाफट अपने गोल्ड के जो वॉल्ट से वो भरते जा रहे हैं, क्योंकि उनको भी अपनी करेंसी जो है वो स्ट्रॉन्ग करनी है। जो ये हमारा रुपीज़ है, इसकी क्या वैल्यू है? ये एक कॉइन हो गया या फिर ये एक नोट हो गया, इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू डिराइव होती है गोल्ड से। एक करेंसी की जो वैल्यू होती है
वो गोल्ड की एक्चुअल वैल्यू उसकी गोल्ड होता है। मतलब एक इकोनॉमी, एक नेशन के पास में कितना गोल्ड है उससे ही उसकी इकोनॉमी और उसके करेंसी की वैल्यू होती है। मोस्टली करेंसी की वैल्यू होती है। चलो अब जल्दी से जल्दी समझ लेते हैं कि एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। एक्सिस सिक्योरिटी की रिपोर्ट आई है, उसमें उन्होंने कहा है पास्ट 75 साल में सिर्फ 13 बार, कितने, सिर्फ 13 बार गोल्ड ने ये कंटिन्यू 6 मंथ की रैली दिखाई है, ठीक है, जिसमें 85% केसेस में अगले एक साल में गोल्ड ने प्रॉफिट दिया है। एवरेज रिटर्न बोले तो 30 to 50% का प्रॉफिट गोल्ड ने दिया है। मतलब कि भाई ये जो रैली आई है गोल्ड में, ये कोई छोटी रैली नहीं है। हिस्ट्री रिपीट भी हो सकती है, बड़ी कमाई भी हो सकती है। चलो भाई, तो अब डिस्कस कर लेते हैं कि अगर गोल्ड बढ़ रहा है तो सिर्फ क्या गोल्ड ही ले, ठीक है, यानी कि 24 कैरेट का गोल्ड बिस्किट यही ले, कि स्टॉक्स में भी फ़ायदा होगा। तो हमारा सबसे नंबर 1 स्टॉक है जिसको फ़ायदा होगा, जितना गोल्ड बढ़ेगा उतना इसको फ़ायदा होगा, वो है मुथूट फाइनेंस। ये बेसिकली गोल्ड लोन में काम करता है। आपने देखा ही होगा इसका ऐड, अमिताभ बच्चन जी इनके ऐड करते हैं। ये 2 हाथी इनका ब्रांड लोगो है। और अभी तो आरबीआई ने भी रिलैक्सेशन दे दिया है इनके लिए, तो और प्लस पॉइंट। आरबीआई का जब रिलैक्सेशन आया था गोल्ड पे, तो उस पर भी, गोल्ड लोन पे, तो उस पर भी देखा था कि आप लोगों ने कैसे मुथूट फाइनेंस ने एक बढ़िया रैली दिखाई थी। ये होता क्या है ना, जब आप लोग गोल्ड लोन लेने जाते हो तो आपके गोल्ड का सिर्फ 75% वैल्यू जो है वो ये लोन कंपनियाँ देती थी, ठीक है। सपोज आपके गोल्ड का वैल्यू है 1 लाख रुपए, ठीक है, पर आपको कितना मिलेगा, लोन 75,000 का ही मिलेगा। ये इनका सेफ डिपॉजिट होता था। बट अभी आरबीआई ने क्या किया है, ये 75% जो मिलता था अब उसको बढ़ाकर आरबीआई ने 85% कर दिया है। यानी कि लोग अब ज़्यादा गोल्ड लोन लेंगे, यानी कि इनकी जो सेल्स है वो ज़्यादा होगी। तो इसलिए मुथूट फाइनेंस भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। ऑफ कोर्स रिच पीपल की पहली चॉइस होती है तनिष्क के प्रोडक्ट्स। जितना गोल्ड भागेगा उतने इनके सेल्स भागेंगे और उतना ही शेयर भागता चला जाएगा। इसलिए तनिष्क भी एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट के लिए। एंड दूसरा ऑप्शन ऑफ कोर्स कल्याण ज्वेलर्स। तो बेसिकली जो भी गोल्ड की ज्वेलरीज में काम करता है, बड़ी कंपनीज़ में जाना कभी भी, एकदम छोटे कंपनीज़ में मत जाना। तो तनिष्क हो गया, कल्याण हो गया, है ना, कंपनीज़ है। ये कंपनीज़ बहुत अच्छा रिटर्न दे सकती है। जितना गोल्ड भागेगा उतना इनका शेयर प्राइस भागेगा, क्योंकि उतना इनका सेल्स में ग्रोथ होगा, उतना इनको मेकिंग चार्जेस ज़्यादा मिलेगा, है ना। मेकिंग चार्जेस का कैलकुलेशन होता है वो ओवरऑल सेल्स पे ही तो होता है, मतलब कितने का वो प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसके परसेंटेज पे ही तो वो लोग मेकिंग चार्जेस लेते हैं। तो जितना गोल्ड का रेट बढ़ेगा उतना उनके प्रोडक्ट्स का वैल्यू बढ़ेगा और उतना मेकिंग चार्जेस उनको मिलेगा, जो कि उनकी कमाई है। अब भाई तुम्हारे लिए ना एक बोनस टिप भी लेके आया है, वो है गोल्ड ETFs, ठीक है। ना कोई लॉकर की टेंशन, ना ही कोई सेफ्टी की टेंशन, ठीक है, ना ही चोरी की टेंशन। तो इससे सबसे बेटर होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, जैसे कि SBI गोल्ड ETF हो गया, ठीक है। ये अभी बिल्कुल गोल्ड का प्राइस ही, इनका जो ये जो यूनिट है इसके प्राइस में अप डाउन बेसिकली गोल्ड के प्राइस को ही रिफ्लेक्ट करता है। फिर उसके बाद में इनका जो AMU है, एसेट अंडर मैनेजमेंट है, वो आप देख सकते हो 8,000 CR है। बाद में ये ETF है निपॉन इंडिया का, जिसका सबसे बड़ा एसेट अंडर मैनेजमेंट है गोल्ड ETF का, ठीक है। 20K CR का बहुत ही बड़ा एसेट अंडर मैनेजमेंट है। और एक कंपनी है जो लार्ज AMU रखती है अपने अंडर में, वो है HDFC गोल्ड ETF। ये भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है आपके लिए, अगर आप गोल्ड ETF में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो। इनका भी आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 10 CR के आसपास ही है, थोड़ा सा 200 CR कम है, तो वो हो सकता है बढ़ जाए। तो चलो भाई फाइनल कंक्लूजन में आ जाते हैं। तो लेना चाहिए या नहीं, ठीक है, मेन पॉइंट तो यही है। आप सब भी इसी का इंतज़ार कर रहे होगे, मुझे पता है। अगर तुम एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो फिर तो ये बिल्कुल सही टाइम है तुम्हारे लिए, ठीक है। तुम इसको होल्ड कर सकते हो 3 से 5 साल, और देखो फिर गोल्ड की वैल्यू और बढ़ेगी। देखो गोल्ड जो है ना वो लिमिटेड है और उसकी डिमांड कंटिन्यू बढ़ रही है, गिर नहीं रही है, स्टैग्नेंट भी नहीं हो रही है। साथ ही साथ सेंट्रल बैंक्स जिनके पास में पैसों की कोई कमी नहीं है, वो लोग भी गोल्ड को खरीदते जा रहे हैं। रिसेशन भी ड्यू है, ठीक है।
तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत अच्छा टाइम है ख़रीदने का गोल्ड का। एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग यहाँ से हम कर सकते हैं गोल्ड में। फिर उसके बाद में अगर आप अपने पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन करना चाहते हो, है ना, जैसे कि रूल है, डू नॉट कीप ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, है ना, डाइवर्सिफिकेशन करो। स्टॉक मार्केट अगर गिर गया तो तुम्हारा क्या होगा, कुछ पैसे बॉन्ड्स में लगाओ, कुछ पैसे इक्विटी में लगाओ, कुछ पैसे एफडीज़ में इन्वेस्ट करो, कुछ सेविंग अकाउंट में रखो, और कुछ पैसे रेयर अर्थ मिनरल्स, है ना, कमोडिटी, जैसे कि सबसे बढ़िया जिसके हम डिस्कशन कर रहे हैं गोल्ड, सिल्वर, इसमें इन्वेस्ट करो। तो डाइवर्सिफिकेशन करना चाहते हो तो ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है गोल्ड। तो भाई चलो देख लेते हैं किसको इस वक्त अभी गोल्ड में एंट्री नहीं लेनी चाहिए, जो कि है सबसे पहला आएगा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स। जो भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनको गोल्ड में अभी इस वक्त एंट्री नहीं लेनी चाहिए। क्यों पता है? क्योंकि अभी गोल्ड का प्राइस ना बहुत बढ़ गया है। ईरान और इजराइल की वॉर हो चुकी है, ठीक है, मार्केट में ये ट्रम्प के टैरिफ की वजह से बहुत ज़्यादा अनसर्टिनिटी है। डॉलर गिर रहा था क्योंकि वॉर हो रही है ना, उस वजह से गोल्ड का प्राइस कंटिन्यू बढ़ा है, कंटिन्यू। तो अभी तो थोड़ा थम जाना चाहिए, अभी नहीं लेना चाहिए गोल्ड। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स को भी अभी नहीं लेना चाहिए। आगे समय आएगा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स को भी गोल्ड में लेने का, उनको उस समय लेना चाहिए। दूसरा है जो लोग फोमो की वजह से ले रहे हैं, ठीक है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। मतलब गोल्ड की रैली तो हो गई, इतना गोल्ड भाग गया, हम तो लिए ही नहीं, हमारे आँख के सामने 70,000 से 1 लाख पार हो गया गोल्ड, हम तो ले ही नहीं पाए, हम तो कुछ कर ही नहीं पाए। ये जो फियर ऑफ मिसिंग आउट है ना, ये तुमको बहुत गंदी जगह अटका देगा अगर तुम इन्वेस्ट कर रहे हो सिर्फ फियर ऑफ मिसिंग आउट की वजह से। क्योंकि हो सकता है कि तुम गोल्ड को एकदम ऊपर के लेवल पे खरीद लो और फिर उसके बाद में गोल्ड जाके गिर गया, और फिर जब जब गोल्ड को एक्चुअली खरीदने का टाइम आया, जो डीप आया उसमें खरीदने का टाइम आया, उसके लिए फिर खरीदने के लिए आपके पास पैसा ही नहीं है क्योंकि आपने लगा दिया। तो ये मत करना, फियर ऑफ मिसिंग आउट की वजह से आप गोल्ड में इन्वेस्ट मत करना कभी भी। ये कोई भी इन्वेस्टमेंट फियर ऑफ मिसिंग आउट की वजह से नहीं करना चाहिए। चलो अब डिस्कस कर लेते हैं कि गोल्ड कब खरीदना चाहिए। जो मैं भी जिस टाइम को मैं भी यूज़ करता हूँ सबसे बढ़िया गोल्ड खरीदने के लिए, ये जो पितृपक्ष का टाइम होता है उसके बाद, है ना, और गणपति चतुर्थी के पहले, ठीक है, इसके बीच के टाइम में जहाँ पे गोल्ड खरीदना भी चाहिए एक्चुअली में, और यहाँ पे प्राइस भी कम होता है क्योंकि इंडिया में उसकी डिमांड उस टाइम में बहुत कम होती है। लोग गोल्ड उस टाइम परचेस नहीं करते क्योंकि पितृपक्ष का टाइम होता है और बेसिकली तब शादियाँ नहीं होती, अभी शादियाँ बिल्कुल नहीं होती ये टाइम पे। तो इस वजह से यहाँ पे गोल्ड का प्राइस ना डिप मारता है, ठीक है। अभी तो बढ़ेगा थोड़ा और फिर उसके बाद में ये टाइम जो है ना यहाँ पे डिप मारेगा, ठीक है। एक अनसर्टन इवेंट तो कभी भी हो सकता है, जैसे कि फाइनेंस मिनिस्टर ने आके जीएसटी हटा दिया था तो गोल्ड अचानक से गिर गया था, है ना, अभी बीच में हुआ था ये। तो वैसा एक अनसर्टन इवेंट तो होगा, तब तो आपको खरीदना ही चाहिए। बट एक अगर अनसर्टन इवेंट नहीं हुआ, जो एक बेसिक टाइम आता ही है खरीदने का, वो ये टाइम है पितृपक्ष का, और पितृपक्ष के बाद वाला, और गणपति चतुर्थी के पहले वाला। ध्यान रखना ये बात को। एक बार गणेश चतुर्थी का टाइम निकल गया, ठीक है, गणेश चतुर्थी निकल गई तो फिर उसके बाद में दिवाली तक, मतलब दिवाली के बाद तक कोई भी टाइम नहीं है। और दिवाली के बाद भी बहुत कम अपॉर्चुनिटी होती है खरीदने की, बहुत छोटा छोटा डिप आता है, ठीक है। दिवाली के बाद भी बहुत ही बिल्कुल स्मॉल डिप मारता है गोल्ड, बिल्कुल स्मॉल, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे बिल्कुल परचेस बढ़ जाता है गोल्ड का। यहाँ पे बेसिकली ये जो त्यौहार है ना, ये गोल्ड के वाले त्यौहार है बेसिकली। यहाँ पे आता है सबसे बड़ा त्यौहार आता है दशहरा, जिसमें गोल्ड लोग खरीदते हैं जा के। फिर उसके बाद में आता है धनतेरस, है ना, धनतेरस में भी गोल्ड खरीदा जाता है। फिर दिवाली में लोग नई चीज़ खरीदते हैं, तो यहाँ पर भी गोल्ड का परचेस जो है वो बढ़ता जाता है। तो यहाँ ये जो टाइम है ना, यहाँ पे गोल्ड का परचेस बढ़ता है, तो ये टाइम कभी भी गोल्ड नहीं खरीदना चाहिए। फिर आप बोलोगे कि यार फिर एक बार अगर गणेश चतुर्थी निकल गई तो फिर कब करना चाहिए। गणेश चतुर्थी निकल गई ना तो फिर उसके बाद में दिवाली के बाद में जो टाइम आता है, दिवाली जस्ट ख़त्म होती है, नवंबर का टाइम होता है, दिसंबर के पहले का, ठीक है, उसमें छोटा मोटा कोई डिप आएगा तो तब ले लेना, पर ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना। क्योंकि उसमें जो डिप आता है ना, वो बहुत छोटे छोटे होते हैं। एक जो थोड़ा सा बड़ा डिप आपको आएगा, ठीक है, मतलब वॉर रुक गई, स्टॉक मार्केट वॉर बिल्कुल रुक गई है, स्टॉक मार्केट भाग रहे हैं,
ठीक है, और फिर तो गोल्ड गिरेगा ही गिरेगा, क्योंकि मैंने समझाया था आपको गोल्ड इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टॉक मार्केट, है कि नहीं। तो तब तो गोल्ड भागेगा ही भागेगा, तब तो आपको लेना चाहिए। ऐसे ऐसे इवेंट्स तो आएंगे ही आएंगे, बट एक मैं सर्टन इवेंट बता रहा हूँ, वो है गणेश चतुर्थी का टाइम। गणेश चतुर्थी के टाइम जब डीप आएगा तो आपको तब लेना चाहिए, और फिर उसके बाद में दिवाली के बाद जस्ट बाद एकदम छोटा सा डिप आएगा, छोटा मोटा। वैसे तो ये ज़्यादा प्रोबेबल नहीं है, मतलब ये दिवाली के बाद का कभी आ जाता है कभी नहीं आता है, बट अगर आएगा तो मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, और गणेश चतुर्थी के टाइम भी मैं वीडियो बनाऊंगा, तो मैं आपको तब बताऊंगा। बट मैं अभी आपको ये बता देता हूँ, डीप पे ना थोड़ा थोड़ा लेते चलो, SIP बना लो, ठीक है। अगर आप ETF में कर रहे हो तो SIP बना लो और SIP मारते चलो, ठीक है। और अगर आप SIP नहीं करना चाहते तो आप देखो कब गोल्ड गिर रहा है और तब आप लमसम कर लो उसमें। तो भाइयों आज के सेशन में बस इतना ही। और भाई अगर वीडियो देख के कुछ भी समझाओ तो यार प्लीज़ लाइक करो यार, सब्सक्राइब करो चैनल को। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, इन्वेस्टमेंट के वीडियोस और डेली टेक्निकल एनालिसिस में डालता रहता हूँ। तो यार लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो, ठीक है। भाई की बात अच्छी लगी होगी, अपने दोस्त की बात अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे भी बताओ कि आपको अच्छा लगा करके। तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर से बताओ, आप डायरेक्ट गोल्ड में जा रहे हो या ETF ले रहे हो या फिर गोल्ड रिलेटेड स्टॉक्स में जा रहे हो, ठीक है। आप क्या खरीद रहे हो ज़रूर मुझे बताओ कमेंट में। देखो ऐसे अकेले अकेले एडवाइस लोगे ना तो यार अच्छा नहीं होगा, भगवान आपको माफ़ नहीं करेगा। तो अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर से शेयर करो, चैनल का बेल आइकॉन बजा दो यारो। और मिलते हैं अगले एपिसोड में। मैं हूँ आपका शेयर बाज़ार वाला दोस्त, जो मार्केट की भाषा को तुम्हारी भाषा में बोलता है। जय हिंद, जय भारत और जय पैसा।